हेलो स्टूडेंट्स। सो नीट एग्ज़ाम की अपनी प्रिपरेशन में हम लोग आ गए थे। जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम लोग अब आ गए थे इसके अगले पार्ट में। और इस पार्ट में हम देखेंगे कि माइक्रोब्स को कैसे बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि बायो कंट्रोल का मतलब क्या है कि हमारे अगर क्रॉप्स को अगर कोई ऐसा पैथोजन, कोई ऐसा इंसेक्ट जो हार्म पहुंचाता है हमारी क्रॉप्स को और प्रोडक्शन को कम करता है, या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हार्मफुल है, तो उसके कंट्रोल के लिए हम कैसे माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं वो हम अपने इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायो कंट्रोल में सबसे पहले बात आती है कि हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट्स। ठीक है, सो बायो कंट्रोल मतलब कैसे हम बायोलॉजिकल मेथड से पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि पेस्ट क्या होता है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर नोन एज पेस्ट। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, चाहे ह्यूमन के लिए डायरेक्टली या ह्यूमन के लिए इनडायरेक्टली, से मतलब है कि कोई क्रॉप्स वगैरह हैं उनको हार्म पहुंचाते हैं, या ह्यूमन के जो एनिमल्स हैं, जो पेट एनिमल्स हैं, कैटल्स वगैरह हैं, उनको हार्म पहुंचाते हैं, तो इनडायरेक्टली ह्यूमंस को भी हार्म पहुंचता है। तो ऐसे जो है ऑर्गेनिजम्स को पेस्ट कहा जाता है। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और रोडेंट्स, कॉकरोचेस, इंसेक्ट्स सभी आते हैं जो भी ह्यूमन वेलफेयर के लिए हार्मफुल है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हें कहा जाता है पेस्ट। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अगर कंट्रोल करने के लिए हम किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करें, और स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करें, तो उसे कहा जाता है बायो कंट्रोल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट। ठीक है, हम जानते हैं कि केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर हार्मफुल टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉजेज पोल्यूशन, एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हम आज के सोसाइटी में, आज के टाइम पे जो भी हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए। हमारे जो डाइवर्सिटी है लाइफ की अर्थ पे, या हमारे सराउंडिंग में जो डाइवर्सिटी है, उनके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल पेस्ट को तो किल करते ही हैं, साथ में ये यूज़फुल पेस्ट को या यूज़फुल इंसेक्ट्स को या यूज़फुल ऑर्गेनिज्म को, यूज़फुल पेस्ट सही वर्ड नहीं है, या यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स को भी मार देते हैं। तो उससे जो है काफ़ी अफेक्ट होता है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में, उससे काफ़ी अफेक्ट होता है हमारे जो सराउंडिंग में इकोसिस्टम है वो भी डिसबैलेंस होता है। तो इसलिए हम बायो कंट्रोल करते हैं, हम ऐसे एजेंट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करें, तो उन्हें बायो कंट्रोल कहा जाता है। और यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ऑफ बायो कंट्रोल क्या है कि लेडी बर्ड का यूज़ किया जाता है टू गेट रिड ऑफ एफिड्स। ठीक है, एफिड्स वो पेस्ट्स हैं जिनको रिमूव करने के लिए, जिनसे छुटकारा पाने के लिए हम लेडी बर्ड यानी बीटल्स का यूज़ करते हैं। तो ये एक एग्जांपल याद कर लेना। दूसरा एग्जांपल है ड्रैगन फ्लाई। यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, ड्रैगन फ्लाई का यूज़ किया जाता है टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो जानते हैं कितना हार्मफुल है, कई तरह के मलेरिया कॉज करता है, डेंगू कॉज करता है। तो उनकी पॉपुलेशन को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो भी हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज जो है वो मॉस्किटो को कंट्रोल करते हैं, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, और हमें मॉस्किटो से। तो आगे बढ़ते हैं और किस तरह से ये बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करते हैं, तो देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है बैसिलस thuringiensis। और बैसिलस thuringiensis ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो बटरफ्लाई के कैटरपिलर को कंट्रोल करता है। एक्चुअली क्या है, बटरफ्लाई का जो लार्वा है कैटरपिलर,
ये कॉटन के प्लांट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उसका जो कॉटन का क्रॉप प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे में क्या पाया गया है कि ये एक ख़ास तरह का बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। इस बैक्टीरिया को अगर हम वाटर में मिलाकर और पूरी क्रॉप की जो कॉटन क्रॉप है उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, तो स्प्रे करने के बाद क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो है ये टॉक्सिन सिक्रेट करता है जिसे एंडोटॉक्सिन कहा जाता है। और जब ये लार्वा इस टॉक्सिन को कंज्यूम करता है तो उस कंजम्पशन से ये टॉक्सिन उस लार्वा के गट में, उसके एलिमेंट्री कैनाल में, गट में स्वेलिंग कॉज करता है, परफोरेशन कॉज करता है, जिससे वो लार्वा कुछ भी स्वैलो नहीं कर पाता है। इट कैन नॉट स्वैलो द फूड, वो फूड को स्वैलो नहीं कर पाता और इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा पाया गया कि ये बैक्टीरिया जो है कैटरपिलर की पॉपुलेशन को, कैटरपिलर से होने वाले नुकसान को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को यूज़ करके क्रॉप प्लांट पे स्प्रे करते हैं, जिससे कैटरपिलर की जो ग्रोथ है वो कंट्रोल होती है, कैटरपिलर की पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। तो देखते हैं, इट इज़ अवेलेबल इन सैशे एज ड्राइड स्पोर्स विच इज़ मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रेड टू द वल्नरेबल प्लांट, जैसे कि ब्रासिकास, फ्रूट ट्रीज, वेयर दीज आर ईटन बाई इंसेक्ट्स लार्वा, जिनमें ये लार्वा इनको अटैक करते हैं। इन द गट ऑफ लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड द लार्वा गेट किल्ड, तो वो गट में स्वेलिंग कॉज कर देता है उसका टॉक्सिन जो है, और जिससे उस लार्वा की डेथ हो जाती है। द साइंटिस्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन जीन इनटू प्लांट, एग्जांपल बीटी कॉटन। और इसको अब एक लेवल और आगे ले गया गया है। क्या ले गया गया है, हमने किया कि भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग से, ठीक है, जीन रिकॉम्बिनेशन से जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया था उसका जीनोम में वो जो जीन प्रेजेंट था, जो वो टॉक्सिन सब्सटेंस बनाता था, उस जीन को निकाल कर कॉटन प्लांट के जीनोम में ऐड कर दिया गया। तो अब क्या हो गया, कॉटन प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, और जेनेटिकली मॉडिफाइड होने की वजह से ऐसा पाया गया कि अब वो कॉटन प्लांट खुद वो एंडोटॉक्सिन बनाता है, जिसकी वजह से अब उस कॉटन प्लांट पे वो कैटरपिलर अटैक नहीं कर पाता, ठीक है। और इस जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन को बीटी कॉटन कहा जाता है, ये बात याद रखना। पहला तो एक ट्रेडिशनल तरीका है कि हमने उसको स्प्रे कर दिया, फिर हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन से उस एंडोटॉक्सिन का जीन उस कॉटन प्लांट के जीनोम में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे वो कॉटन प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। तो उस जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट को हम बीटी कॉटन कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और यहाँ पर जो कैटरपिलर की बात हो रही है, इस कैटरपिलर का भी नाम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कॉटन बॉल वॉर्म कहा जाता है इसे, ठीक है, नाम याद रखना, कॉटन बॉल वॉर्म। बाकी इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो हम देखेंगे स्ट्रेटजीज ऑफ फूड इम्प्रूवमेंट चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं तो माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्राइकोडर्मा स्पीशीज। ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंगस है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर सीन इन रूट ऑफ इकोसिस्टम, दे कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजन। तो ट्राइकोडर्मा जो फंगस है ये प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है, और प्लांट्स की रूट्स में पाए जाने की वजह से ये कई दूसरे पैथोजन की ग्रोथ को, कई दूसरे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो ट्राइकोडर्मा भी यूज़ होता है इन कंट्रोलिंग ऑफ सेवरल पैथोजेंस। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आता है बैक्यूलोवायरस का। क्या होता है बैक्यूलोवायरस, ये एक तरह का ख़ास तरह का वायरस है जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस को बिलोंग करता है, ठीक है। नाम है क्या, बैक्यूलोवायरस विच बिलोंग्स टू जीनस। किस जीनस को बिलोंग करता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। नाम याद कर लेना, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। ये क्या करता है, ये वायरस कई इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक कैटरपिलर एग्जाम्पल में लिया हुआ है। तो कई इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये खास स्पीशीज़ जो हार्मफुल स्पीशीज़ की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो इसका भी यूज़ किया जाता है एज एन इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन की तरह इसका यूज़ किया जाता है। तो नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन, नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है कि किसी खास तरह के ही ऑर्गेनिज्म पर जो एक्ट करे उसे कहा जाता है नैरो स्पेक्ट्रम, और जो बहुत वास्ट टाइप के ऑर्गेनिज्म पर एक्ट करे उसे कहा जाता है वाइड स्पेक्ट्रम।
सो इनका यूज़ किया जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसमें हम बायो कंट्रोल एजेंट को यूज़ करते हैं टू कंट्रोल पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए, जिससे हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को ट्रीट कर पाएँ, यानी जो इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वहाँ बिना हार्म पहुँचाए, दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुँचाए, वहाँ पर हम पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं और उन हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को उस सेंसिटिव एरिया में ट्रीट कर सकते हैं। ना केवल बायो कंट्रोल एजेंट बल्कि माइक्रोब्स का यूज़ एज ए बायो फर्टिलाइज़र भी किया जाता है। तो बायो फर्टिलाइज़र की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये हर एक पॉइंट क्वेश्चन है बेटा, हर एक पॉइंट क्वेश्चन है, हर एक जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ हर एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले बायो फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। हमें मालूम है फर्टिलाइज़र क्या होता है। फर्टिलाइज़र ऐसे केमिकल्स होते हैं या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उन्हें फर्टिलाइज़र कहा जाता है। लेकिन फर्टिलाइज़र्स में केमिकल्स पाए जाते हैं और उन केमिकल्स का बहुत सारा हार्मफुल एक्ट भी देखा जाता है। एक हार्मफुल एक्ट है कि जो फील्ड है, जो हमारी एग्रीकल्चर फील्ड है, उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है किसके ऊपर, केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर। कि अगर हमने एक साल में मान लीजिए किसी एग्रीकल्चर लैंड में 10 kg ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़ किया, तो अगले साल हमें उसमें क्या होगा, 10 kg नहीं, उससे ज़्यादा चाहिए होगा और मिनिमम 10 kg चाहिए होगा और धीरे धीरे उसकी क्या होगी, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो इससे जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो ख़त्म होती जाती है और हमारी डिपेंडेंसी किस पे बढ़ती जाती है, केमिकल फर्टिलाइज़र पे। दूसरी बात ये कि केमिकल फर्टिलाइज़र जो है बायो मैग्नीफिकेशन के प्रोसेस से जो है पॉल्यूटेंट की तरह भी काम करते हैं, वो हमारे फूड में पहुंच जाते हैं, हमारे प्रोटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में इन बायो मैग्नीफिकेशन से होने वाले कई ऐसे ड्रॉबैक्स, कई ऐसी डिजीज़ेज़ पाई गई हैं जिनको हम एनवायरमेंटल इशू में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि भाई पोल्यूशन कम हो। पहली बात, पोल्यूशन कम हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर काम हो। और दूसरा, जो हमारी लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो रही थी वो फर्टिलिटी रिमेन हो, उस फर्टिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ऐसे में हम बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र होते क्या हैं, दे आर जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपनी न्यूट्रिएंट क्वालिटी की वजह से सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाते हैं। सो दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाते हैं। इसमें बैक्टीरिया भी यूज़ होते हैं, फंजाई भी यूज़ होते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं जो बायो फर्टिलाइज़र की तरह काम करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला नाम आता है राइजोबियम। बहुत बार सुना होगा राइजोबियम, नाम बहुत फेमस नाम है और कई बार सुना होगा। ये एक बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस यानी ऐसे प्लांट जिनकी रूट्स में नोड्यूल पाए जाते हैं, उन नोड्यूल्स को लेग्यूम कहा जाता है और इसीलिए इन प्लांट्स को लेग्यूमिनस प्लांट कहा जाता है। अगर कॉमन भाषा में हम बात करें तो जो पल्सेस फैमिली वाले प्लांट्स हैं, ठीक है, पल्सेस फैमिली वाले प्लांट्स है वो लेग्यूमिनस प्लांट आते हैं समझने के लिए, ठीक है। लेकिन सभी नहीं होते, लेकिन एक कॉमन अगर हम समझने की बात करें तो पल्सेस फैमिली, तो लेग्यूमिनेसी फैमिली नाम पड़ा किसकी वजह से, लेग्यूमिनस प्लांट होने की वजह से। और जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उन्हें लेग्यूम्स कहा जाता है, जिनकी वजह से ये नोड्यूल्स डेवलप होते हैं। तो नोड्यूल्स कौन डेवलप करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है प्लांट में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का जब ये फिक्सेशन करता है तो नाइट्रोजन मिलता है प्लांट को, और प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये भी एक एग्जांपल है बायो फर्टिलाइज़र का। दूसरा एक एग्जांपल है फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया हैं, फ्री लिविंग इन द सॉइल, एग्जांपल एजोस्पाइरुलम एंड एजेटोबैक्टर। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो सॉइल में पाए जाते हैं और ये भी नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाते हैं किसका, सॉइल का। राइजोबियम जो है ये सिम्बायोटिक है, ठीक है, रूट नोड्यूल्स के अंदर पाया जाता है, रूट्स के अंदर पाया जाता है, नोड्यूल्स फॉर्मेशन करता है। लेकिन एजोस्पाइरुलम और एजेटोबैक्टर ये भी वो बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग फॉर्म में सॉइल में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल ये बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैंने
राइजोबियम का एक नीचे डायग्राम बनाया है, इसका एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, और ऊपर मैंने ये जो डायग्राम यूज़ किया है ये रूट नोड्यूल्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, कैसे वो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनका ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आता है बायो फर्टिलाइज़र में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल माइकोराइज़ा। ठीक है, माइकोराइज़ा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है माइकोराइज़ा समझिएगा। जब फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाए, जिससे रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिल पाते हैं, तो एक एसोसिएशन बनता है जिसे कहा जाता है माइकोराइजल एसोसिएशन। और ये माइकोराइजल एसोसिएशन कई चीज़ों में हेल्प करता है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ सम फंजाई। कुछ फंजाई ही माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं। और कौन से फंजाई बनाते हैं? जो ग्लोमस को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ग्लोमस जीनस को बिलोंग करते हैं, तो ये वो फंजाई हैं। एग्जाम्पल ग्लोमस यहाँ पर एक है कि ये माइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है। द फंगस गेट फूड फ्रॉम द प्लांट एंड द फंगल सिम्बायोट। तो ये फंगस जो है ये प्लांट से फूड लेता है और क्या करता है, एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासेज इट टू प्लांट। तो ये फंगस जो है सिम्बायोटिक है, यानी कुछ ले रहा है तो कुछ दे भी रहा है। ले क्या रहा है? फूड ले रहा है। और दे क्या रहा है प्लांट को? फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके प्लांट को अवेलेबल कराता है, जिससे प्लांट उस फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करके उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। दूसरा, गिव रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन एंड टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट। तो रूट में अफेक्ट करने वाले पैथोजन से प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी देता है, और साथ ही ड्रॉट को टॉलरेट करने की एबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी सूखा, अकाल को टॉलरेट करने की एबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। किसको? हायर प्लांट को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हेल्प इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, साथ में सैलिनिटी, सॉल्ट, अगर एटमॉस्फेयर सॉल्ट सॉइल प्रेजेंट है तो वहाँ पर भी सैलिनिटी को टॉलरेट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड ऑल्सो हेल्प इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और प्लांट की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट को कराने में हेल्पफुल होता है कौन? माइकोराइजल एसोसिएशन। अब माइकोराइजल एसोसिएशन, एक और पॉइंट मैं इस पर डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। यहाँ पर दो पॉइंट हैं कि माइकोराइजल एसोसिएशन जो फंजाई है ये रूट की सरफेस के बाहर भी एसोसिएटेड पाए जा सकते हैं और रूट की सरफेस के अंदर भी एसोसिएटेड पाए जाते हैं। तो अगर ये रूट की सरफेस के बाहर एसोसिएटेड पाए जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है, नाम नोट कर लेना। एक्टोमाइकोराइजा इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब रूट के बाहर ही एसोसिएटेड होते हैं तो ये जो फंजाई हैं, ये फंजाई नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस नेट लाइक स्ट्रक्चर को हार्टिग्स नेट कहा जाता है। नाम नोट कर लेना, हार्टिग्स नेट। किसका एग्जांपल है? एक्टोमाइकोराइजा। व्हेन फंजाई इज फाउंड एसोसिएटेड विथ रूट ऑफ हायर प्लांट ऑन द सरफेस पर जब एसोसिएशन पाया जाता है। दूसरा, अगर सरफेस के अंदर एसोसिएटेड है, इफ़ द फंजाई इज एसोसिएटेड इनसाइड द रूट सरफेस, तो वहाँ पर वो माइकोराइजल एसोसिएशन में उसे कहा जाता है एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, अगर सरफेस के अंदर है तो एंडोमाइकोराइजा, सरफेस के बाहर है तो एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा में वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हार्टिग्स नेट कहा जाता है। एंडोमाइकोराइजा में वो वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो रूट की सरफेस पर वेसिकल्स जो है देखे जा सकते हैं, और इसे कहते हैं वैम, VAM, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। नाम नोट कर लेना, VAM, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन का ये एग्जाम्पल है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बायो फर्टिलाइज़र में ही साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, दे आर ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स। ये ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एनाबेना, नॉस्टॉक और ऑक्सिलेटोरिया। नाम याद रखना, ऑटोट्रोपिक माइक्रोब हैं, यानी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एग्जाम्पल है एनाबेना, नॉस्टॉक एंड ऑक्सिलेटोरिया। और राइस फील्ड में, ठीक है, राइस फील्ड में जो पैडी फील्ड होती है, राइस फील्ड में साइनोबैक्टीरिया
दे एक्ट एज बायो फर्टिलाइज़र। और ये क्या काम करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं सॉइल में और सॉइल की फर्टिलिटी या सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ये नाम याद करना है। तीन के नाम है, एनाबेना, नॉस्टॉक और ऑक्सिलिटोरिया। ये तीनों क्या हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब हैं। पैडी फील्ड में ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था बच्चों हमारा जो चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं बच्चों हम अगले चैप्टर में, जहाँ हम अगले टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे और नई बात